बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे साबिक वजीर आजम की सेहत की, जिन्होंने एक बार फिर से अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। अहले खाना के इसरार के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से साफ इनकार कर दिया है। नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में अहले खाना से मुलाकात खत्म हो गई। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की 1 घंटा मुलाकात जारी रही, लेकिन वो भी साबिक वजीर आजम को कायल नहीं कर सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर अस्पताल जाने से साफ इनकार कर दिया है। अहले खाना की जानिब से बार बार इसरार किया गया, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज मुलाकात का दिन था और मरियम नवाज की जानिब से कल ट्विटर पर यह पैगाम दिया गया था कि उनकी सेहत की खराबी की वजह से कारकुनों से मुलाकात वो नहीं कर सकेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसकी वजह से आज सिर्फ और सिर्फ फैमिली के अरकान को मिलने की इजाजत दी गई। और फैमिली के अरकान की जानिब से आज साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बारहा मनाने की कोशिश की गई कि वो अस्पताल से अपना इलाज कराएं, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इनकार कर दिया गया। अहले खाना के इसरार के बावजूद मियां नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 1 हफ्ते में 4 मरतबा एंजाइना का अटैक आ चुका है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, और नाइट्रेट स्प्रे भी मांग चुके हैं वो, और उसका इस्तेमाल भी कर रही हैं। और 4 दफ़ा जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया उसकी तरफ से भी यही कहा गया कि आर्ज़ाए क़ल्ब में मुब्तला हैं, लेकिन अभी भी इलाज के लिए वो बाज़िद है कि वो अस्पताल नहीं जाएंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से आज उनके अहले खाना ने मुलाकात की, और आज सिर्फ अहले खाना को इजाज़त थी उनसे मिलने की, और उनके इसरार के बावजूद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अस्पताल जाने से साफ इनकार कर दिया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत पर असेंबली में बहस हुई है। स्पीकर की अपोजिशन और हुकूमत को बैठकर मामला हल करने की हदायत। स्पीकर की सूबाई हुकूमत को नवाज शरीफ के सेहत पर विफाक से राबिते की भी हिदायत सामने आई। सूबाई हुकूमत नवाज शरीफ के डॉक्टर को लंदन से बुलाने के लिए बात करे, स्पीकर की जानिब से ऐसा कहा गया। नवाज शरीफ को मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड से गुजारा गया। डॉक्टर मजहर इकबाल ने इन ख्यालात का इजहार किया। लंदन में दौरान ऑपरेशन नवाज शरीफ की शरियान फट गई थी। मजहर इकबाल का ऐसा कहना था नवाज शरीफ के मसले का हल असेंबली की सीढ़ियों पर नहीं निकलेगा। वजीर कानून की जानिब से ऐसा कहा गया। वजीर कानून ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए ऑपोजिशन ताउन करे, और स्पीकर की जानिब से भी ये कहा गया कि डॉक्टर्स को लंदन से बुलाने के लिए बात की जाए। नवाज शरीफ को मुख्तलिफ मेडिकल बोर्ड से गुजारा गया, ऐसा कहना था डॉक्टर मजहर इकबाल का। और उन्होंने मजीद भी कहा कि दौरान ऑपरेशन लंदन में नवाज शरीफ की शरियान फट गई थी। मसला गमगीर है, और साथ ही साथ वजीर कानून ने बात करते हुए कहा कि नवाज शरीफ का मसले का हल असेंबली की सीढ़ियों पर नहीं निकलेगा, इलाज के लिए ऑपोजिशन को ताउन करना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि आज पंजाब असेंबली के सेशन में भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सेहत पर बहस की गई, जिस पर स्पीकर ने ऑपोजिशन और हुकूमत को बैठकर मामला हल करने की हदायत की है। जी हाँ, आपको बताते चलें असेंबली फ्लोर पर भी आज साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के हवाले से बातचीत की गई है, और साथ ही साथ वज़ीर कानून की जानिब से ऐसा कहा गया है कि अपोजिशन को साबिक वज़ीर आज़म की सेहत के मामले पर ताउन करना चाहिए। और इसी पर आपको बताएं कि नवाज शरीफ की सेहत पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत लंदन के डॉक्टर से टेली कॉन्फ्रेंस कराने के लिए राजी हो गई है। डॉक्टर्स की लंदन के डॉक्टर से टेली कॉन्फ्रेंस करवाने के लिए तैयार हैं। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐसा कहा है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराने से भी इनकार कर चुके हैं। नवाज शरीफ की बीमारी का इलाज शिफा अस्पताल इस्लामाबाद में है। आपको बताते चलें कि सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का ऐसा कहना था। उनका मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। क्या कहते हैं लो, हम खड़े वहाँ इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। वजह क्या बनी, क्यों कल के क्यों हुआ? क्या कह सकती हूँ, कंसर्न तो उनकी थी ना। उनके मुताबिक आप लोगों ने प्रेस्क्रिप्शन और दूसरी चीजें मांगी, इसकी वजह से उन्होंने हमने बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं कही। हमने कहा बैठ जाइए, बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये भी इम्कान है कि मियाँ साहब जिस तरह इनकार कर रहे हैं उन्हें ज़बरदस्ती भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है ये बात आपको मैं क्लियर कर दूँ, कभी किसी मरीज़ के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिए, इलाज टेस्ट मरीज़ की मर्ज़ी से होगा। Until and unless the patient is not conscious, अगर मरीज़ कॉन्शियस ना हो तो तब परमिशन जो है उनके इमीडिएट गार्डियंस देते हैं। तो वी आर नॉट इन अ पोजीशन, अगर एक मरीज़ जो है वो अपना इलाज नहीं करवाना चाहते तो कैसे ज़बरदस्ती करें। लेकिन हमने तो उनके साथ आपके सामने आपको पता अंदर भी यही डिस्कशन हुई कि आप तशरीफ़ रखें। मैं और राजा साहब भी बैठ के उनका ही इंतज़ार करी था। आपको पता असेंबली ख़त्म हुए तो आधा घंटा
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत का मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहले ही रोज मुज़ाकरात ना हो सके। अपोजिशन की टीम का इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ये कहना था। उनका ये कहना था कि हम तो चाहते हैं कि मियां साहब का इलाज हर सूरत करवाएं। लीगी अरकान ने कहा कि मामले पर बातचीत कल करेंगे। मरीज के साथ रोज जबरदस्ती नहीं कर सकते। वज़ीर सेहत पंजाब की जानिब से ये कहा गया, इलाज टेस्ट मरीज की मर्जी से होगा। ऐसा कहना था वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का। उनका ये कहना था कि मरीज की मर्जी के बगैर इलाज मुमकिन नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की सेहत का मामला और इसकी टीम का इंतजार करते रहे लेकिन वो नहीं आए और पहले ही रोज मुज़ाकरात नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि मियां साहब का इलाज हो और आपको बताते चले उन्होंने ये भी कहा कि मरीज के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चीज धांधली के खिलाफ हामिद खान की नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। 2013 की असम्बली की मियाद खत्म हो चुकी। जस्टिस काज़ी फाइज ईसा ने यह कहा, इसके बाद तो आपकी नजरसानी गैर मौसर हो जाती है। ये रिमार्क्स भी दिए गए। आपको बताते चलें कि फैसले में कुछ ऐसे कानूनी नुक्ते हैं जिन पर नजरसानी की जरूरत है। हामिद खान की जानिब से ये कहा गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मेरे वकील इन कानूनी नुक्तों पर दलाइल देंगे। N125 के 265 स्टेशन के आधे से ज्यादा फॉर्म 14 ही नहीं मिले। हामिद खान ने ऐसा भी कहा है। जस्टिस मशीर आलम का कहना था कि आपके वकील के दलाइल से हम बहुत मुतासर हुए हैं। अमानत कशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। PTI के रहनुमा हामिद खान ने हल्का N125 में ख्वाजा साद रफ़ी के इलेक्शन में धांधली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नज़रसानी दरख्वास्त खारिज कर दी है। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और जस्टिस काज़ी फाइज ईसा ने रिमार्क्स में कहा कि ये 2013 के इलेक्शन का मामला है। अब तो उस असम्बली की मियाद भी ख़त्म हो चुकी है। अगर हम हामिद खान के हक में भी फैसला दे दें तो उनको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। जिस पर हामिद खान जो कि PTI के रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कुछ कानूनी नुकात ऐसे थे जिन पर बहस करनी बाकी है। जिस पर जैसे काज़ी फाइज ईसा ने कहा कि आपके वकील मुदल्लिल दलाइल दे चुके हैं और अगर ऐसे कोई नुकात थे तो उन्होंने काफ़ी अच्छे दलाइल दिए थे। अब आपकी रिव्यू पटिशन की कोई अहमियत नहीं रहती। जिस पर हामिद खान ने कहा कि जो 265 पोलिंग स्टेशन थे हल्का N125 में, उनमें से आधे के करीब जो फॉर्म 14 थे वो हमें नहीं मिले थे। जिस पर जैसे काज़ी फाइज ने कहा कि जो अभी के आम इंतखाबात हुए 2018 के, क्या उनमें तमाम पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 14 मिले हैं? अगर हम फॉर्म 14 हासिल करना चाहें तो आपके जो मौजूदा इलेक्शन है उन पर भी काफ़ी सवालात उठ सकते हैं। जिस पर जैसे मुशीर आलम ने भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि हामिद खान के वकील ने हमें ऐसे ही दौड़ें लगवाई थी, वो सुप्रीम कोर्ट को ऐसे ही दौड़ाते रहे, हालांकि इलेक्शन की जो मियाद थी वो ख़त्म हो चुकी थी। जी अमानत, आपका बहुत शुक्रिया। आते चलें कि N125 के धांधली के खिलाफ हामिद खान की नजरसानी दरख्वास्त खारिज हुई है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है। वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर, वज़रा को शहर से बाहर जाने से मना कर दिया गया है। आपको बताते चलें वज़रा को शहर से बाहर जाने से मना कर दिया गया है। वज़ीर आला ने ये हिदायत जारी की हैं, वज़रा आइंदा 3 रोज तक शहर से बाहर ना जाएं। वज़ीर आज़म दौरा लाहौर पर आएंगे। आपको बताते चलें कि अब तक क्या हुआ, क्या किया, कितने टारगेट्स पूरे हुए, इन तमाम चीज़ों पर बात की जाएगी। कदाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी कदाफी भट्ट बताइएगा, वज़ीर आज़म लाहौर आ रहे हैं और वज़रा को शहर से बाहर जाने से मना कर दिया गया है। जी वज़ीर आज़म जो 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर आ रहे हैं, इस हवाले से तमाम वज़रा को ये वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि वो 3 रोज़ तक जो है लाहौर से बाहर नहीं जाएंगे और लाहौर के अंदर ही मौजूद रहेंगे। वज़ीर आज़म हफ्ते के रोज़ लाहौर आएंगे और हफ्ते के रोज़ जो है उनकी तमाम वज़रा के साथ जो है 1-on-1 मुलाकातें होंगी और वज़रा को इस बात की भी हिदायत की गई हैं कि उन्होंने अब तक क्या किया, क्या कर रहे हैं और कितने टारगेट अचीव किए हैं। इन तमाम की तफसीलात की तैयारी का भी उन्हें हुक्म दिया गया है और ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म जो है उनसे किसी भी हवाले से जो है कोई भी जो है वो सवाल कर सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए वो मुकम्मल तैयारी के साथ जो है लाहौर ही में मौजूद रहें और हफ्ते के रोज़ जो है वज़ीर आज़म उनके साथ मुलाकातें भी करेंगे और तवक्को ये की जा रही है कि मुमकिन है कि वज़ीर आज़म जो है वो काबीना के अंदर कुछ वजारतों के अंदर रद्दो बदल करें, कुछ वज़रा की
کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے ان کی وزارتوں کے اندر رد و بدل کی جائے. تاہم اس بات کا فیصلہ جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ ون ملاقاتوں کے بعد کیا جائے گا. دورے وزیر اعظم کے حوالے سے یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ انہیں پنجاب، لاہور سمیت پنجاب کے جتنے بھی بچے ہیں انہیں سکول لانے کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے انہیں بریفنگ دی جائے گی اور ٹارگٹ جو ہے وہ دیا جائے گا کہ بچوں کو جو ہے وہ سکول میں کس طریقے سے لایا جائے اور کتنے بچوں کو جو ہے وہ سکول میں ہر سال داخل کیا جانا چاہیے. گورنر پنجاب سے ان کی 1-on-1 ملاقات ہے جس پر کچھ ایشوز پر جو ہے وہ گورنر کے ساتھ جو ہے وہ ان کی بات چیت کی جائے گی، خصوصاً صاف پانی کے معاملے کے اوپر جو ہے کیا ٹارگٹ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ قذافی بٹ آپ کا. سیکرٹری خزانہ کی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں عدم شرکت. پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے. آج کا ایجنڈا ملتوی ہونے کی ذمہ داری سیکرٹری خزانہ پر ہے. اسپیکر اپوزیشن نے ڈائس بجا کر اسپیکر پنجاب اسمبلی کے فیصلے کی داد بھی دی. آپ کو ایک بار پھر سے بتاتے چلیں، سیکرٹری خزانہ کی پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں عدم شرکت. پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل صبح 9 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. ادھر حکومت نے جماعت الدعویٰ کے ہیڈ آفس کا کنٹرول سنبھال لیا. رفاہی ادارے فلاح انسانیت کی ایمبولینس بھی قبضے میں لے لی گئیں. فلاح انسانیت کی ایمبولینسز کو ریسکیو 1122 کے حوالے کیا گیا. ریسکیو 1122 کی انتظامیہ نے ایمبولینسز کو ہیڈ کوارٹر سے تحویل میں لے لیا. عرفان ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. عرفان، بتائیے گا. پنجاب حکومت کی جانب سے جماعت الدعویٰ کے تمام جو دینی مدارس، مساجد، تعلیمی ادارے اور رفاہی ادارے جو ہیں ان کو ہینڈ اوور کر لیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے اندر جو رفاہی ادارہ فلاح انسانیت تھا، اس کی بھی جو 65 کے قریب جو ایمبولینسز ہیں اور میڈیکل یونٹ تھے، اس کو اب ریسکیو 1122 کے ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے. اس وقت ہم چبرجی چوک میں موجود ہیں اور جماعت الدعویٰ کا جو مین ہیڈ کوارٹر تھا، جس کو القادسیہ مسجد بھی کہا جاتا ہے، یہاں پہ ریسکیو 1122 کا عملہ پہنچا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ضلع انتظامیہ کے افسران ہیں وہ بھی موقع پہ پہنچے ہیں اور تمام جو ایمبولینسز ہیں ان کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد کے اندر جو رفاہی کاموں کے لیے استعمال ہونے والی ایمبولینسز تھی، یہ تمام کی تمام جو ہے اب ریسکیو 1122 کے ہینڈ اوور کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ تمام جو تعلیمی ادارے، دینی مدارس اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد تھیں جو جماعت الدعویٰ کے زیر اہتمام جو چل رہی تھیں، ان کے اوپر بھی ایڈمنسٹریشن جو ہے ضلع انتظامیہ اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی نفری موقع پہ پہنچ چکی ہے. اور انہوں نے تمام جو مقامات ہیں، تمام مدارس، تعلیمی ادارے، رفاہی ادارے یا اس کے ساتھ ساتھ مساجد تھیں، ان میں انتظامیہ اور پولیس کی نفری. شکریہ عرفان ملک آپ کا. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے سال 2019 میں ایل ڈی اے گورننگ باڈی کا پہلا اجلاس طلب کر لیا گیا. گورننگ باڈی سے 20 اہم ایجنڈوں پر منظوری لی جائے گی. تفصیلات جانتے ہیں درہ نایاب سے. جی درہ نایاب، بتائیے گا، پہلا اجلاس طلب کیا گیا ہے، کون کون سے ایجنڈے منظور کیے گئے؟ بالکل 2019 کے لیے پہلی ایل ڈی کی گورننگ باڈی کا اجلاس طلب کر لیجیے گا. اور اس حوالے سے ڈی جی ایل ڈی اے نے سمری جو ہے وہ سیکٹری ہاؤسنگ کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی ہے تاکہ وہ وقت دے اور ایل ڈی اے کی گورننگ باڈی کا اجلاس جو ہے وہ بلایا جا سکے. اس میں 20 اہم ایجنڈے پیش کیے جائیں گے، جس میں سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق ایل ڈی اے کی کمرشل پالیسی بھی زیر بحث آئے گی. واسطہ کا بزنس 6 سالہ پلان آئے گا. انرجی ڈپارٹمنٹ، ٹیکنیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پیمرا کو پلاٹ دینے کے حوالے سے بھی پلان جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف اسکیموں میں ریہیبلیٹیشن ہے ایل ڈی کی جانب سے، وہ بھی پلان کی جائے گی. جوہر ٹاؤن میں فنانس ٹریڈ سینٹر کے اپگریڈیشن کا بھی ایجنڈا پیش کیا جائے گا. اور واسا اور ایل ڈی اے کی جو باڈی ہے اس کے تحت ٹی پیک ایجنڈا پیش کرے گا کہ ہیلتھ گائیڈ لائنز 2017 کے مطابق ایڈاپشن کی اجازت لی جائے. دیگر اہم ایجنڈے جو ہیں وہ منظوری کے لیے پیش کیے جائیں گے. باقاعدہ ورکنگ پیپر تیار کر لیے گئے ہیں. وائس چیئرمین ایس ایم عمران شیخ کو بھی ورکنگ پیپر بھجوا دیے گئے ہیں. اس کے بعد اب جیسے وزیر اعلیٰ سے اجازت ملے گی وقت دے دیا جائے گا گورننگ باڈی کا اجلاس کہ اس پہ تمام اہم فیصلے. ٹھیک ہے درہ نایاب، آپ کا شکریہ. شوگر مافیا پھر سے سر اٹھانے لگا ہے. گزشتہ 12 روز کے دوران چینی کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. حسن علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. حسن، بتائیے گا، شوگر مافیا پھر سے سر اٹھانے لگا ہے. گزشتہ 12 روز کے دوران چینی کی قیمت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جی بالکل، گزشتہ 12 روز کے دوران جو ہے وہ چینی کی قیمت میں
3 रुपए फ़ी किलो का इजाफा जो है वो देखने में आया है, और चीनी के 100 किलो के एक्स मिल थैले की कीमत जो कि 12 रोज़ कबल जो है वो 5450 रुपये थी, अब वो 5750 रुपये तक जो है वो जा पहुंची है। इसके साथ साथ अकबरी मंडी की अगर बात की जाए तो अकबरी मंडी में चीनी का 100 किलो का जो थैला है वो 5850 रुपये से लेके 5900 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि अगर परचून की बात की जाए तो परचून में चीनी जो है वो इस वक्त 61 से 62 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे, यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। जी ये बताइएगा कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, अब चीनी की कीमत में भी इजाफा हो गया एक दफ़ा। चीनी हम कोई 10-12 दिन पहले ले रहे थे 56 रुपये किलो, अब 62 रुपये किलो हो गई है, और दूसरी चीज़ें भी काफ़ी महंगी हो गई हैं, सब्जियां वगैरह महंगी हो गई हैं, गोश्त मुर्गी का गोश्त महंगा हो गया, जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। ये पहले वाले हुकूमत से भी बदतर हुकूमत आ गई है, जिसकी वजह से हमारे बजट में बहुत ख़राबी हुई है। जो हम बजट महीने में लगाते थे वो अब 20 दिन भी नहीं गुजरते तो तनख्वाहें ख़त्म हो जाती हैं। तनख्वाहें वही पुरानी चल रही हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं वो सारी महंगी हो गई हैं। कोई चीज़ ख़रीदने के लिए हमें परेशानी होती है, बाज़ार में जाए। हुकूमत को क्या करना चाहिए आम आदमी को रिलीफ देने के लिए? हुकूमत को चाहिए कि जैसे पहले देती थी सब्सिडी वो दे, ताकि अवाम को जो परेशानी है वो दूर होए, ताकि अवाम आराम से अपना घर में बैठ के जो चूल्हा है वो सही तरह चला सके। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ एक शहरी जो मौजूद थे, उनका यही कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि वो आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे, क्योंकि इस वक्त जो है वो महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो चुका है और बजट जो है लोगों का वो बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। ऐसे हुकूमत को ये चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करे कि जिस। ठीक है हसन, आपका शुक्रिया। ट्रेनों की मुकर्ररा कीमतों से जायद किराया लेने का मामला महकमा रेलवे ने किरायानामे में रद्दो बदल कर दिया है। नए शेड्यूल के मुताबिक 50 और 100 रुपए के हिसाब से किराए को एडजस्ट कर दिया गया। रद्दो बदल का नया शेड्यूल 11 मार्च से नाफिजुल अमल होगा। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि ट्रेनों के मुकर्ररा कीमतों से जायद किरायानामे का ये मामला है। रेलवे की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 120 रुपए तक की टिकट का किराया कम करके 100 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। 120 रुपए से ऊपर के किरायों को 150 रुपए कर दिया गया। जराये के मुताबिक किराएनामों के हवाले से बनाए गए नए फॉर्मूले के तहत लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किरायों का शेड्यूल जारी कर दिया गया, जिसके तहत रावलपिंडी से कराची का किराया 1470 रुपए से कम करके 1450, मुल्तान से कराची का किराया 980 से बढ़ाकर 1000 रुपए, रोहड़ी से कराची का किराया 520 से कम करके 500 रुपए, जबकि लाहौर से कराची का किराया 1250 रुपए बरकरार रखा गया। लाहौर से सक्कर का किराया 732 से बढ़ाकर मुजवजा किराया 750 रुपए, लाहौर से क्वेटा का किराया 1382 से बढ़ाकर मुजवजा किराया 1400 रुपए, लाहौर से खानेवाल का किराया 422 से कम करके मुजवजा किराया 400 रुपए, लाहौर से रावलपिंडी का किराया 422 से कम करके मुजवजा किराया 400 रुपए, लाहौर से मुल्तान का किराया 522 से कम होकर मुजवजा किराया 500 रुपए कर दिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक एडजस्टमेंट की मद में किराया नामों में रद्दोबदल किया गया, जबकि 48 घंटे पहले रिजर्वेशन पर तमाम टिकटों पर 5% रियायत का ऐलान भी कर दिया गया। किराया नामों में तरमीम का नोटिफिकेशन रेलवे के 7 डिवीजन को अरसाल कर दिया गया। और अना अब लाहौरियों को खुशखबरी सुनाते हैं। मेट्रो बस के किरायों में कमी नहीं होगी। वज़ीर आला ने किरायों में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की वफात पर अहले खाना के लिए माली इमदाद भी मंजूर की गई है। इजलास में तजवीज़ पेश की गई कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन अगर दौरान मुलाजमत वफात पा जाएं तो उनके अहले खाना बेयारो मददगार हो जाते हैं, जिसके लिए उन्हें इमदाद देनी चाहिए। वज़ीर आला ने इस तजवीज़ की मंजूरी दे दी। माली इमदाद के हवाले से कहा गया है कि स्केल 1 से 4 के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के अहले खाना को 16 लाख, स्केल 5 से 10 के मुलाजमीन के अहले खाना को 19 लाख रुपए और स्केल 11 से 15 के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के अहले खानों को 22 लाख रुपए मिलेंगे, जबकि स्केल 16 और 17 के मुलाजमीन के अहले खानों को 25 लाख और स्केल 18 और 19 के मुलाजमीन के अहले खानों को 34 लाख की इमदाद मिलेगी। ग्रेड 20 और जायद के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के अहले खानों को 40 लाख इमदाद दी जाएगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने मेट्रो बस सर्विस के किरायों में इजाफे की तजवीज़ को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि किराए बढ़ाकर गरीब आवाम पर मुआशी बोझ नहीं डालना चाहते। किराए बढ़ाने की बजाय दीगर काबिले अमल ऑप्शन का जायजा लें। आम आदमी को रिलीफ देना ही हमारी जिम्मेदारी है। अभी आपको लिए चलेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपकी बात के साथ इसी को तो हमने SPM में एक बुकलेट के लिए कहा था कि जब भी आप नई इंडक्शन लेते हैं
तो जिसके खित्ते में जा रहे हैं हमारे नौजवान डॉक्टर्स जो हैं, उनके लिए बाकायदा तौर पे एक रिकमेंडेशंस का एक बुकलेट होनी चाहिए, जिसके साथ जो हमारी बीमारियां और उस इलाके की बिलखुसूस बीमारियां, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड गाइडलाइंस का एलिमेंट जो वो हुकूमत सेहत उसमें शामिल करे। दैट इज़ इन प्रोसेस एंड आई होप वो तकरीबन किताबचा बन भी गया है, तो अभी इंडक्शन के बाद दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी इन अ सिस्टम इंशाल्लाह कि वो जो हुकूमत है उसके साथ इसको देखें। लकीली हमारे साथ शेरशाह सैयद साहब तशरीफ़ रखते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इट इज़ अ वेरी डीप कंसर्न दुनिया के अंदर है कि एक डॉक्टर के साथ 5 से 7 ये सारा सिस्टम है। इफ़ वन डॉक्टर दैट हैज़ टू बी, दिस इज़ द रेशो इंटरनेशनल विच इज़ रिक्वायर्ड। हमारे यहाँ ये उलट है, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की तादाद ज़्यादा बन जाती है, लेकिन ये जो सपोर्टिव स्टाफ है, नर्सिस और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के अहदेदार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अभी आपको बताएंगे कि ट्राइब्यूनल्स में ज़ेर समाअत अपीलों के बावजूद बकायाजात की वसूली का मामला, हाईकोर्ट का टैक्स के मामलात में हुक्म इम्तनाई जारी करने के लिए अहम फैसला। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। अफराद के ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर समाअत केसेस के दौरान उनसे बकायाजात वसूल करने का मामला है, और लाहौर हाई कोर्ट ने कारोबारी हजरात के हवाले से एक अहम फैसला जारी किया है, जिसमें ट्रिब्यूनल्स के हुक्म इम्तनाई जारी ना करने के फैसले को कलअदम करार दिया गया है। अदालत में दरख्वास्त गुजार की जानब से मोहसिन विरक एडवोकेट पेश हुए, इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर मामला है क्या। मोहसिन साहब, ये बताएं कि मामला है क्या कि ट्रिब्यूनल जो उनके वहाँ पे हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर रहे, तो हाई कोर्ट में आपने क्या प्ली इख्तियार किया और क्या अदालत ने इस पर कार्रवाई की? इसमें नंबर ऑफ़ केसेस में ऑनरेबल कोर्ट पहले ये डिसाइड कर चुकी है कि जब तक कोई एक इंडिपेंडेंट फोरम टैक्स मैटर में अपना डिसीजन ना दे दे, तब तक टैक्स गुजार से रिकवरी नहीं हो सकती। अब जब कमीशन अपील ने टैक्स गुजार के ख़िलाफ़ फैसला इस असूल की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ किया, तो वो मैटर हम ट्रिब्यूनल में लेके गए, तो ट्रिब्यूनल ने भी कोर्ट की बाइंडिंग जजमेंट को छोड़ के तो उसको स्टे ग्रांट करने से इनकार कर दिया। अब जब हम ऑनरेबल कोर्ट के पास आए तो हमने कहा कि जनाब ने जो पहला फ़ैसला किया है उसमें मेंशन ये किया है कि टैक्स पेयर की 2 हार्डशिप देखी जानी है, एक उसकी लीगल हार्डशिप है, उसकी फ़ाइनेंशियल हार्डशिप है। उन्होंने ना तो उसकी लीगल हार्डशिप देखी है ना फ़ाइनेंशियल हार्डशिप देखी है, और बिल्कुल एक यकतरफा फ़ैसला कर दिया है जो कि नॉन स्पीकिंग है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के जो हुक्म इम्तनाई ना जारी करने का आर्डर था उसको कालअदम करार दिया, और उनको कहा कि ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए देखते रहिए सिटी 40।